तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमारा जोफेन एक फ्री का एडवाइस देता है और बोलता है कि ये औरत कोई एंजल नहीं बल्कि बहुत बड़े डेविल है जो तुमसे छुटकारा पाना चाहती है अपना एक फ़ायदा लेके। वो अपना काम करवा रही है और तुम्हें लग रहा है कि वो तुम पे एहसान कर रही है। तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए कि वो तुम पे क्या एहसान कर रही है, बल्कि ये देखना चाहिए कि उसे उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर तुम ये समझ गए तभी तुम समझ पाओगे कि उसे उसका क्या इंटेंशन है। कोई आगे आके बोलता है बकवास बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर वो बोलता है मुझे पता है कि हम इस वक्त डिमोन सेक्ट में हैं और यहाँ पे सब लोग डिमोनिक कल्टिवेटर हैं और डिमोनिक कल्टिवेटर्स हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं। लेकिन उनका एक रूल होता है, अगर वो किसी की मदद करते हैं तो सामने वाला भी उसकी मदद करती है और हम दोनों ने कभी ना कभी उसकी मदद की होगी, इसीलिए वो आगे आके हमारी मदद कर रही है। वो सिर्फ इसीलिए बच्चों की मदद कर रही है ताकि वो प्रोग्रेस करे। ये बात क्लियर है और तुम यहाँ हमें एक दूसरे के खिलाफ करना चाहते हो। ये सुनता है और लंबा सांस लेता है और एक फार्मर और स्नेक की कहानी सुनाता है। कहानी में एक फार्मर एक स्नेक को अपने घर ले आता है और उसके साथ दयालु होता है, लेकिन एंड में वही स्नेक अपनी असली नेचर में वापस आता है और फार्मर के बच्चे को काट देता है। जूफेन चलते हुए चुईलेंग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के जोर से पिंच करता है। चुईलेंग जोर से चिल्ला देता है। जूफेन तुरंत ही पीछे कूद जाता है और सरप्राइज करता है चुईलेंग को। चुईलेंग ये देख के बोलता है ये लड़का कितनी अजीब टेक्निक लेके आया है, इसने मेरे बेटे को अटैक किया और इतनी जल्दी पीछे चला गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये सब क्या क्यों। जूफेन बोलता है मुझे बताओ तुम ब्लड नील टेक्निक को मास्टर करने में कितने महीने से लगे हो। मेरा गैस है लगभग 6 महीने। चुईलेंग बोलता है हाँ मुझे 4-5 महीने हो गए हैं। जूफेन उससे वार्न करता है मैं तुम्हारा अंकल होने के नाते तुम्हें एक ही वार्निंग देना चाहता हूँ, कंपटीशन के दौरान किसी से मत लड़ना। अगर तुमने फाइट की या तो तुम मार दिए जाओगे या फिर लाइफ भर के लिए रिग्रेट करोगे। ये सुन के चुईलेंग और चुईगेंग शॉक हो जाते हैं। जूफेन वही वार्निंग मीर को भी देते हैं। तब मीर की सिस्टर गुस्से में बोलते हैं बंद करो ये नॉनसेंस, तुम मेरे बहन को दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। हमें इतने टाइम तक उसने इस फाइट के लिए प्रिपेयर किया है और अब तुम कह रहे हो कि वो फाइट ना करे। तुम हमें हेल्प करने के आए हो या कन्फ्यूज करने। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, सिमेट्री के पीछे के एरिया में जाओ, 1 महीने तक के लिए क्लीनिंग या गार्डनिंग का काम करो और यहाँ वापस मत आना। जूफेन कहता है ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें वार करना आया था। अगर तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे तो कुछ बहुत बुरा होगा और वो वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद जुईलिंग सोचता है जूफेन ने जो बोला वो बिना मतलब के नहीं था। अगर मैं अपनी कंडीशन देखूँ तो मेरा शरीर बहुत हार्ड हो रहा है और इंजरी फील नहीं हो रही। लेकिन लिंग चुईलेंग और चुईगेंग को कन्विंस करता है तुम लोग टेंशन मत लो, अपना बेस्ट दो और प्रमोशन लो। जूफेन की बात पे ध्यान मत दो। दोनों हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि हम अपना बेस्ट देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट होने का दिन आ गया, लेकिन उससे पहले हमारा लेवल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एल्डर जॉन बोलता है टेंशन मत लो, दोनों अपना फाइट जीतेंगे और इनर डिसिपल बनेंगे। लेकिन जूफेन का क्या, तुम उससे वापस नहीं बुलाओगे? सिमेट्री बहुत डेंजरस प्लेस है, तुम्हें उससे वापस बुलाना चाहिए। लिंग कहता है हम उससे नहीं बुलाएंगे, आती ही हो कि वो वही मर जाए, लेकिन हमें उसे वापस बुलाना पड़ेगा क्योंकि अगर टेक लीडर ने इन्वेस्टिगेट किया तो उसे हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो इतना कह ही पाती है कि चुईलेंग देखता है कि 2 एग्जीक्यूटिव आ रहे होते हैं और एक के कंधे पे एक लड़की होती है जुई, बट एग्जीक्यूटिव उसे नीचे फेंक देते हैं और बोलते हैं इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। और जुई की हालत देख के उसकी बहन लैंग बहुत ही सदमे में चली जाती है और उसकी आँखों में नाक से मुंह से बहुत ही ज़्यादा खून बह रही होती है। एग्जीक्यूटिव बोलता है इसकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में है, टेंडेंस टूट गए हैं और मेडियंस पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब एक आउटर डिसेबल बनने की भी हालत में नहीं है। अब एक सेक्ट की कोई भी मदद नहीं कर पाएगी, इसीलिए इसे भी अब लेबर ऑफिस में रह के ही काम करना पड़ेगा। और ये सब सुन के उसकी बहन पूरी तरह से सदमे में आ चुकी होती है और गुस्से में उनसे पूछती है वहाँ पे क्या हुआ। तभी एग्जीक्यूटिव घूम के उनसे बोलते हैं तुम्हारी बहन ने वहाँ स्टेडियम पे डीमन डिवा वांगसेवा टेक्निक यूज़ की, जिसका उस पर ओवरलोड हो गया और उस पर उसका ब्लैक स्लैश हो गया, जिसकी वजह से उसका शरीर उसे हैंडल नहीं कर पाया और उसके मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गए। जुईलिंग की बात सुन के पूरी तरह से शॉक हो जाती है और सोचती है जूफेन ने पहले ही वार्न किया था लेकिन उसने ही इग्नोर किया है। और यहीं पर हमारा एपिसोड पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पूरे लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में। बाय बाय गाइस। तो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर के एक नया एपिसोड लेके, जो कि बहुत ही पावरफुल थी। तुम्हारी बहन का ओपोनेंट भी ये देखकर डर गया था,
लेकिन इतनी पावरफुल एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हारी बहन को बैकस्लैश हुआ और उसकी इतनी बड़ी चोट लग गई कि अगर उसको कुछ हुआ है तो उसकी ही अपने एक्शन की वजह से हुआ है। ये सुनकर यूलिंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई और कहती है, तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है। ये एपिसोड का स्टार्ट होता है एक एग्जीक्यूटिव के साथ जो कंपटीशन से यूर को लेके आता है और यूलिंग से कहता है कि उस इंसान को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जिस कंपटीशन में तुम्हारी बहन शामिल थी। मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को मत छेड़ो क्योंकि सभी लोगों ने तुम्हारी छोटी बहन का कंपटीशन देखा था। तुम्हारी बहन के पास वो खतरनाक और ज़बरदस्त पावर थी। लेकर यूलिंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कांपते हुए अपनी बहन को उठा के गले लगाती है। रोते हुए कहती है, यूर, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम इतनी सेवज एनर्जी कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें इतनी मटेरियल्स यूज़ करने नहीं देती। अब यूर को भी गिल्टी फील होता है और वो यूलिंग से कहती है, दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया। यूलिंग कहती है, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ। तब यूर कहती है, दीदी पहले मैंने दम डिवोरिंग सेवर को अच्छे से कंट्रोल किया था, लेकिन अचानक मेरे हाथ इंजर्ड हो गए। ये सुनकर यूलिंग और ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, क्या, लेकिन कैसे, आखिर कौन है जिसने यह किया। यूर कुछ देर चुप रहती है और फिर कहती है, दीदी 2 महीने पहले मैंने जूफेन को हमारे डिमोन सेमिंग सेक्ट में कुछ सस्पिशियस काम करते हुए देखा था। तभी मैंने उस पर हमला किया, लेकिन उसने मेरे हाथ पे चोट पहुंचा दिया। जूफेन का नाम सुन के यूलिंग को गुस्सा आता है। वो जोर से चीख के कहती है, जूफेन तुम वापस से आ गए हो, अब बस हो गया, तुम इंतज़ार करो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी बहन के साथ जो किया है मैं उसका बदला तुमसे ज़रूर लूँगी। केलंग भी कहता है, हाँ, क्या उसने हमें इसका बारे में कंपटीशन से पहले नहीं वार्न किया था, उसने ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ किया है। ये सब कह के केलंग फिर से ऊपर देखता है और जहाँ से 2 लोग आ रहे होते हैं। अब केलंग और ज़्यादा डर जाता है उन्हें देखकर और कहता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, अब सब कुछ यूर के साथ हुआ है तो अब क्या मेरी बारी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 2 लोग आ रहे हैं, उनमें से एक कुई लेंग है जो केलंग का बेटा है। कुई लेंग आके बढ़कर गैंगर को के पास केलंग को फेंक देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि यूर के साथ हुआ था। फिर हम देखते हैं वही 2 ज़मीन पर परे परे गैंगर से तरस रहा होता है। फिर पहला एग्जीक्यूटिव दूसरे से पूछता है, ये सब कैसे हुआ। दूसरा एग्जीक्यूटिव कहता है, आज क्या हो रहा है, पहले ये लड़की और अब ये लड़का ने दोनों पर अपना एक बड़ा वार किया था बैकस्लैश से, और अगले ही पल ये लोग इतने अपाहिज हो गए। बैकस्लैश इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि इनका सारा शरीर खत्म हो गया। ये लड़का तो बैटल पिल भी लिया था, फिर भी उसका शरीर उसे संभाल नहीं पाया और उसका शरीर पूरा बर्बाद हो चुका है। ये लेबर ऑफिस की समस्या है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इन्होंने इतना रिस्क क्यों लिया। इनकी जगह मैं होता तो मैं संभलता। मैं आउटर सेक्टर में 9 साल गुजारा हूँ और अब मैं एग्जीक्यूटिव हूँ। दूसरी तरफ केलंग अपने बेटे के पास जाता है उदासी में और गुस्से से जूफेन का कहता है, जूफेन तूने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया, अब मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। केलंग पूछता है, क्या उस हरामी ने तुम्हारे बेटे के पास ऐसा किया। हाँ, 3 दिन पहले उसने मेरे बेटे को पर हाथ रखा था। मुझे तब कुछ गलत नहीं लगा, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि उसने ज़रूर कुछ किया है। कहता है, वो हरामी अब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कहते हुए इलिन गुस्से से उठता है और केलंग से कहता है, मेरा साथ चलो, हम उस हरामी के साथ तोड़ कर रख देंगे और उसकी हड्डियाँ कुत्तों की खिला देंगे। एल्डरियन सामने आते हैं और उनसे रोकने के लिए कहते हैं, सर प्लीज़ रुकिए, ये सब होने के पहले आपको पता लगना चाहिए कि असल में क्या हुआ है। जल्दीबाजी में गलत फैसला मत लीजिए, पहले जांच कीजिए। पर लांग और केलंग उसकी एक बात नहीं सुनते और तेज दौड़ते हुए जूफेन की तरफ चले जाते हैं। वो कहते हैं, बेकार में चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। इस सेक्ट में कोई संत नहीं है, या है तो हमेशा दोस्त है या दुश्मन। फिर दोनों जल्दी से चले जाते हैं और एल्डरियन बाकी एग्जीक्यूटिव के साथ कहते हैं, इन लोगों को रुको वरना बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। जूफेन को सेक्ट लीडर के हुक्म के वजह से चुना मना है। पहला एग्जीक्यूटिव कहता है, हम क्या कर सकते हैं, एक ब्लैक यमा और एक ट्विस्टेड फेस प्रोटेक्टर को रोकने की गलती हम नहीं कर सकते। दूसरा कहता है, हाँ, अभी वो इतने गुस्से में हैं कि उन्हें रोकने की कोशिश करना खुद के लिए मुसीबत के कारण होगा। फिर वो चारों वहाँ से चले जाते हैं और एल्डरियन कहते हैं, शर्म है इन लोगों पर, ये लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं और हमेशा डिमोन स्कीमिंग सेक्ट एक दिन बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह।
फिर सीन चेंज होता है। दूर के पहाड़ों को देखते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी निकल रही होती है। उसके बीच हमारा ज़ूफेन दिखाई देता है जो वो एनर्जी अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ज़ूफेन कहता है, ये जगह मेरे लिए सेक्ट का सबसे पवित्र स्थान है जहाँ पुराने लीडर्स और एल्डर्स की हड्डियाँ दफन गई है। ये एनर्जी मेरे लिए एक पावरफुल टॉनिक की तरह है। वो और तेज एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा लगता है और कहता है, यहाँ आए मुझे सिर्फ 3 दिन हुए हैं और मुझे लगता है कि मैं ब्रेक थ्रू करने के बहुत करीब हूँ। तभी यूलिंग और एवलिंग वो जगह पहुँच जाते हैं। ज़ूफेन उन्हें देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि एक तरफ केलेंग है जो गुस्से में अपनी पूरी पावर अनलिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ यूलिंग है जो अपना पावर अनलिश कर रहा होता है। ज़ूफेन कहता है, तुम लोग इस तरह क्यों देख रहे हो? और इसी तरह एपिसोड यहाँ पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखेंगे क्या ज़ूफेन और उन दोनों के बीच युद्ध होता है क्या नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस। तो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल केजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। एपिसोड की शुरुआत होती है क्यूलिंग और यूलिंग के साथ, जो दोनों बहुत गुस्से में अपनी पावर रिलीज करते हुए ज़ूफेन की तरफ आ रहे होते हैं। ज़ूफेन उन्हें देखकर कहता है, अब तुम लोगों की क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? ज़ूफेन के कहते हुए क्यूलिंग और यूलिंग बहुत तेज़ ज़ूफेन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं। दोनों एक साथ ज़ूफेन के पास आते हुए और अटैक करते हुए कहते हैं, ज़ूफेन अब तुम यही हमारे हाथों से ही मरोगे। उनका अटैक इतना पावरफुल होता है कि ज़मीन में एक बहुत बड़ी सी गड्ढा बन जाता है। लेकिन जब केलंग वापस देखता है तो वहाँ से ज़ूफेन नहीं होता क्योंकि उसने पहले अटैक डॉज कर दिया है और वो दूसरी तरफ खड़ा होता है। ज़ूफेन उनसे कहता है, मैं यहाँ हूँ, तुम लोग कहाँ देख रहे हो? ये देखकर यूलिंग और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है, ज़ूफेन क्या तुम में इतना हिम्मत है कि तुम हमसे सवाल कर सको? तुमने जो गलत काम किया है क्या तुम उसे नहीं देख सकते? आज मैं तुम्हारा सर काट के तुम्हारा गलत काम का हिसाब लूँगी। ये सुन के ज़ूफेन कहता है, ओह अब मैं समझ आ रहा है। लेकिन यूलिंग उस पर चिल्लाती है, ज़ूफेन अगर तुमने हमसे कोई शिकायत थी तो तुम हमें डायरेक्टली फेस कर सकते थे, लेकिन तुम इतने बुरे हो गए कि तुम अब उन दोनों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ज़ूफेन यूलिंग की बातों को इग्नोर करते हुए और उन्हें वार्न करते हुए कहता है, मैंने तुम लोगों को पहले ही वार्न किया था कि ज़्यादा फोर्स मत लगाओ, लेकिन तुमने मेरी बातों को नहीं सुनी। अब तुम्हारे जूनियर्स इस चक्कर में बर्बाद हो गए हैं। मैं तुमसे फिर से वार्न करते हुए कह रहा हूँ कि मैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन अगर तुम लोग जिद करते हो तो ये तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा। केलेंग ये सुनकर कहता है, क्या तुम हमें वार्न कर रहे हो? तुम जानते हो हम रेडियम शेड के एक्सपर्ट हैं और तुम सिर्फ एक प्रोफान हेवन स्टेज के कल्टिवेटर हो। तुम्हारा हमसे कोई मुकाबला नहीं है। ज़ूफेन इरिटेट होकर कहता है, तुम्हारे जैसे लोग बस बोलते ज़्यादा है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बिना सोचे शुरू कर देते हैं और खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। ये सुनकर यूलिंग और केलेंग और गुस्से में अपनी फुल पावर रिलीज़ करते हैं, लेकिन ज़ूफेन उन पर असर नहीं होने देता। फिर वो भी अपना पावर अनलिश करता है जो उन दोनों से ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस होता है। ज़ूफेन की इतनी टेरिफाइंग और ट्रेमेंडस पावर देखकर केलेंग पसीने पसीने हो जाते हैं और यूलिंग हैरानिस हो जाती है। ज़ूफेन उन्हें समझाता है, मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम दोनों की कंबाउंड पावर भी मुझे नहीं हरा सकती। यूलिंग फिर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और अपना प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट मून प्लाम यूज़ करती है। केलेंग भी अपना वन कॉल्फ अटैक करता है। ज़ूफेन उन दोनों के अटैक को आसानी से डॉज करते हुए और केलेंग का फेस अटैक करके उसे 360 डिग्री घुमा के गिरा देता है और इस अटैक के बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। ज़ूफेन का पावर का इम्पैक्ट इतना होता है कि पूरा एरिया तबाह हो जाता है। एल्डर वन वहाँ आते हैं और पूछते हैं, ज़ूफेन तुम ठीक हो? लेकिन जब वो आसपास की तबाही देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं और ज़ूफेन ने एल्डर यान से पूछते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब एल्डर वन कहते हैं, मैं बस यहाँ उन लोगों से रिक्वेस्ट करने आया था कि ये सब ना करें और आपको वक्त मिले कि आप क्लियर फॉरेस्ट फोर्सेस को मदद के लिए बुलाएं। लेकिन अब जो कुछ भी यहाँ हुआ है लगता है नहीं कि आपको उनकी मदद की ज़रूरत है। ज़ूफेन हंसता है और कहता है, एल्डर यॉन आपको मुझे लेकर चिंता करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन आपको यहाँ मेरे लिए चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन लोगों के पास मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब इन लोगों को यहाँ से लेके जाइए, मैं कुछ और वक्त यही रुकूंगा और फिर वहाँ पहुँचकर पहले मौके पर देम सन्स एंड डॉटर्स को लेकर कुछ डिबेट और डिस्कशन करना चाहूँगा। एल्डर यॉन यही कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।
इसके बाद जूफेन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एल्डारियन बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने पे यूलिंग किसी तरह से खड़ी हो जाती है। यूलिंग गुस्से में कहती है, जूफेन तुम चाहे मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैं अपने अंदर की नफ़रत कभी नहीं भूलूंगी। एक दिन मैं ज़रूर तुम्हें मार डालूंगी और तुमसे उस चीज़ का जवाब ज़रूर लूँगी जो तुमने ईवर के साथ किया है। तुम बस थोड़ा वक्त इंतज़ार करो। और इसी चीज़ के साथ आज का एपिसोड पूरी तरह से एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय। सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल कैसे एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। तो गाइस, एपिसोड का शुरू होता है यूलिंग के साथ, जो जूफेन का नाम जोर से चिल्लाती है और कहती है, जूफेन मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर मार दूंगी और फिर तुम्हें ईवर के साथ जो भी कुछ किया है उसका जवाब तुमसे ज़रूर लूँगी। और ये बात सुन के जूफेन वही रुक जाता है और कहता है, यूलिंग मुझे एक बात खुल के बताओ कि तुम्हें आखिर ये सब क्यों कर रही हो? मैं ना कोई संत हूँ और ना ही कोई अच्छा इंसान, पर मुझे खुलकर ये जानने का पूरा हक है। मुझे तुम्हारे और उन बच्चों के टट्टी टिक्स के कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म करने की कोई ज़रूरत होती तो मैं क्यों अपना टाइम इतनी एलेबरेट प्लानिंग करने में वेस्ट करता। अब ये सुन यूलिंग कहती है, और कौन हो सकता है जो ये सब करे? तुमने ही मुझे पहले इस अंजाम के बारे में वार्न किया था। अगर तुमने ये सब अपने हाथों से प्लान नहीं किया होता तो तुम्हें पहले से ही कैसे पता होता? ये सुने के बाद जूफेन कहता है, अच्छा तो ये बात है, तो जाके मेयर से पूछो ये सब। क्या उसने उन दोनों स्काउंडर्स की कल्टिवेशन में मदद नहीं की थी? जूफेन के मुंह से मेयर का नाम सुनकर दोनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और तभी केलोंग जूफेन पर चिल्लाता है और कहता है, तुम सब ब्लेम मेयर पर डाल रहे हो, पर मुझे पता है मेयर ऐसा कर नहीं सकती। क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? इस पर जूफेन कहता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तुम लोग खुद इसका पता लगाओ, पर अगर तुमने मुझे बार बार तंग करोगे तो मेरा सबॉर्डिनेट्स तुम्हें वही ख़त्म कर देगा। ये कहते ही जूफेन वहाँ से उड़ जाता है। यूलिंग पूछती है, क्यूलिंग क्या तुम्हें उसकी बातों पर विश्वास है? क्यूलिंग कहता है, मुझे पता नहीं, पर एक बात तो सही है जो उसने कही। उसने अगर हमसे डील करना होता तो डर्टी ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर यूलिंग बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, इसका मतलब कि वो बिल्कुल सही कह रहा था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इस डेमन स्कीमिंग सेक्ट में कोई किसी का भरोसा नहीं कर सकता। ये कहकर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और तभी एल्लारियन उनके सामने आता है और कहते हैं, थैंक गॉड कि तुम दोनों ठीक हो। एल्लारियन के अपनी पॉकेट से 2 पिल्स निकालकर उनके देते हैं और कहते हैं, ये 3rd ग्रेड के पिल्स हैं जो तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करेंगी। तब केवलम पिल लेते हैं और कहते हैं, ओ लियान मुझे नहीं पता था तुम इतने अच्छे हो। अगर तुम चाहते तो जूफेन की मदद से तुम हमें मार सकते थे और पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते थे। इस पर एल्डारियन हंसते हुए कहते हैं, नहीं, मैं तो बस एक टेम्पटिंग स्टेज का कल्टिवेटर हूँ जो बस पुरानी हड्डियों का एक ठेला है। तुम जीते हो या मरो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा। सभी लोग एक न एक दिन अपने अंत तक पहुँचेंगे और यही न्याय और स्वाभाविक है। जीवन और मृत्यु किस्मत पर निर्भर है और ये सब प्रकृति के नियम का हिस्सा है। हर जीवित चीज़ का ये जीवन चक्र है। बहुत से लोग असरा चक्र को अपनी किस्मत मानते हैं। ये समझते हैं कि उनकी किस्मत सिर्फ और सिर्फ वास्तु बनने का है, जबकि उनकी मृत्यु दूसरों को जीवन देती है, क्योंकि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो सबसे शक्तिशाली होगा वही आगे जिएगा और मैं सक्षम होगा। यही इस प्रक्रिया का असली मकसद है। लेकिन तुम दोनों की मृत्यु ज़्यादा अफसोस का कारण बनेगी। एल्डारियन की ये सब सुनने के बाद भी केलन कहता है, ओ ओल्डियन तुम्हारे शब्दों में कितनी भी समझ हो, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। तुम्हें अब तक जो भी कहा वो मुझे सिर्फ एक अजीब सी बात लग रही है। तुम भी बिल्कुल आसान इंसान नहीं लगते। एल्डारियन कहता है, सर केलंग इन सब बातों को छोड़ो और अपनी चोटों पर ध्यान दो। मैं सिर्फ जूफेन से बात करने का समय निकालने के लिए ये सब कह रहा था। फिर केलंग कहता है, अच्छा लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जूफेन जो इतना शक्तिशाली है एक ऐसे बुजुर्ग के इतने करीब कैसे हो सकता है जो सिर्फ अपने बोन्स टेम्परिंग स्टेज पर है। मेरे हिसाब से ये मेरे समझ के परे है। शायद ये कोई एक्सटर्नल टॉपिक है या फिर उसने किसी से बात करने के लिए एक साथी ढूंढना होगा। एल्डारियन कहता है, हाँ ये सब इसलिए है क्योंकि हम दोनों इस प्रकृति और दुनिया को समझने में बहुत समझदार है। फिर सीन बदल जाता है और हम लेबर ऑफिस का दृश्य देखते हैं, जहाँ कुछ समय बाद यूलिंग और क्यूलिंग भी आते हैं। केलन यूलिंग से कहता है, मुझे लगता है जूफेन का हमें मारने का कोई इरादा नहीं था, वरना हम इतनी जल्दी मर चुके होते। ये कहते हुए वो समझने की कोशिश करते हुए और आगे बढ़ते हैं। तभी केलन देखता है कि सामने का गेट खुला हुआ है और गैगर और ईवर का कमरा ऐसे कैसे खुल सकता है। तुम्हें कभी इसके बारे में सोचा? लोग चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं और तभी हमें रूम का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गैगर और ईवर अपने बिस्तर पर चोटों के साथ
लेते हैं और यूलिंग और केलंग तुरंत गेट खोलकर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हुमेयर उनके सामने है और जो अपने हाथ यूर की तरफ बढ़ा रही है। केलंग कहते हैं, जूनियर सिस्टर हुमेयर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हुमेयर तुरंत अपना हाथ हटाती है और कहती है, सीनियर ब्रदर केलंग और जूनियर सिस्टर यूलिंग, क्या हुआ? ग्यागर और यूर इतनी बुरी तरह से कैसे घायल हो गए हैं? तुम लोग भी तो बाहर घूमने गए थे। ये सुनने के बाद यूलिंग गुस्से से कहती है, हुमेयर, ये सब उनकी कंपटीशन के बैकस्लैश की वजह से हुआ है। तुमने ये सब किया है ना? होमेयर कहती है, जूनियर सिस्टर, तुम ये कैसे कह सकती हो? मैं तो सिर्फ आउटर सेक्शन से इन बेचारे बच्चों के पास आई हूँ। मैंने अपने आप को इनर सेक्ट में दाखिल करने के लिए ट्रेनिंग की है। यूलिंग और केलंग और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यूलिंग कहती है, तुम नाटक करना बंद करो। हम जानते हैं कि इसके पीछे तुम हो और तुम ही इसकी असली जिम्मेदार हो। अब ये सब सच सच बताओ और अपना दिखावा बंद करो। होमेयर कुछ देर के लिए चौंक जाती है और फिर मुस्कुराकर कहती है, सीनियर ब्रदर केलंग, तुम हमेशा की तरह सीधा और साफ बात करते हो, इसीलिए मैं भी अब नाटक नहीं करूँगी और सच बताऊँगी। हाँ, ये सब मैंने ही प्लान किया था। केलंग ये सुनकर और शौक हो जाती है और गुस्से में कहती है, ये सब का मतलब क्या है? होमेयर कहती है, तुम लोग भूल गए कैसे तुम्हें इस लेबर ऑफिस में फेंका गया था। तुम लोग यहाँ एक अच्छे जीवन में मज़ा करते हो और बाहर की दुनिया को इग्नोर करते हो। केलंग और ज़्यादा गुस्से में आकर चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम जो कहना है साफ साफ कहो। इसके साथ एपिसोड यहाँ पर पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बाय बाय। तो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। एपिसोड की शुरुआत में हुमेयर उन दोनों से कहती है, क्या तुम दोनों वो बात भूल गए हो कि कैसे तुम्हें लेबर ऑफिस में फेंका गया था? तो क्या तुम लोगों को अब लेबर ऑफिस की ज़िंदगी बाहर की दुनिया से ज़्यादा पसंद आने लगी है? जो सुन केलंग और ज़्यादा गुस्से में आकर कहता है, जो कुछ भी तुम कहना चाहते हो क्लियरली बोलो। तो उमर कहती है, अच्छा तो अब मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ। मुझे याद है जब बिग ब्रदर केलंग सेक्ट के बाहर अफेयर में इन्वॉल्व थे और उसका नतीजा ये था कि तुम्हारा एक बेटा था। मैंने ही ये सब एल्डर को रिपोर्ट किया था, जिस वजह से तुम्हें लेबर ऑफिस में डाला गया। और रही बात तुम्हारे बेटे गैंगर की, तो वो फांसी से इसीलिए बचा क्योंकि तुम्हारे मास्टर एक बहुत ही सख्त और सम्मानीय इंसान थे। तो हाँ, मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये बात सुनकर केलंग बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, क्या ये तुम थी? और दूसरी तरफ हमें यूलिन का सीन दिखाता है, जूनियर सिस्टर, क्या तुम्हें वो 5th ग्रेड का पिल्स याद है? मैंने ही तुमको उनके बारे में टिप दी थी और ताकि तुम उनका यूज़ करके अपने सिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्रूव कर सको, और वही हुआ भी। लेकिन मुझे ये सब रिपोर्ट करना पड़ा। हुमेयर की इतनी बातें सुनकर यूलिंग भी हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम ही थी जिसने मुझे रिपोर्ट किया? और जो दुख हमने पिछले कई दशकों से सहा है वो सब तुम्हारी वजह से है। पर तुमने ये सब क्यों किया? क्योंकि हमने तो कभी तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं किया। इस पर ह्यूमर कहती है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास इसके लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिव है। बिना वजह मैं अपने दोस्तों को क्यों धोखा दूंगी? बिग ब्रदर, जब तुम मुझे यहाँ लाए थे तब से मैंने तुम्हें हमेशा तुम्हारा सम्मान किया था, लेकिन तुमने मुझे उस रात मना नहीं करना चाहिए था। तुमने सेक्स रूल का बहाना बनाकर मुझे मना कर दिया। मजाक तो यही है कि सेक्स डुअल कल्टिवेशन का परमिशन देती है पर लव का नहीं। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा इधर उधर घूमने और एक बच्चा होने के बाद मैं तुम्हारे डुअल कल्टिवेशन वाला नॉनसेंस को मान लूँगी? ये बिल्कुल बकवास था। ये सुनकर केलंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये तो बस एक छोटी सी बात थी जिस वजह से तुमने ये सब किया? ह्यूमर कहती है, बिल्कुल नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इलाइट डिसेबल की कोटा की थी, जो सीनियर ब्रदर केलंग और जूनियर सिस्टर यूलिंग को मिला था। दोनों को इनर सेक्ट में प्रमोट किया गया था। पोजीशन लिमिटेड थी और मुझे भी हायर पोजीशन चाहिए थी। तुम लोगों ने मुझे उस वक्त रिव्यूज़ नहीं किया तो मुझे अपना प्लान बनाना पड़ा। यह सुनकर केलंग कहता है, ओ तो ये था तुम्हारा असली चेहरा, तुम एक सांप हो। दूसरी तरफ यूलिंग भी गुस्से में चीख कर कहती है, मुझे अब समझ आया, तुम्हारा हमारे अगेंस्ट स्कैम करने का मोटिव एलाइट डिसेबल बनना था। पर तुमने यूएल के साथ ऐसा क्यों किया? वो तो बस बच्चे थे और इलाइट सिलेक्शन में इनर सेक्ट में जाने की कोशिश कर रहे थे। उनका इनर सेक्ट में जाना तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं था। ह्यूमर कहती है, जर को पौधे से खींचना पड़ता है क्योंकि जर कंट्रोल के बाहर हो सकता है, तो उसके मेरे पास आने की इंतज़ार करने की जगह मैंने खुद उस पर पहले अटैक कर दिया, जिस वजह से वो अब हमेशा के लिए क्रिपल हो गई। अब तुम ही बताओ, मेरे पास क्या और कोई चॉइस थी? मुझे सुना था सेक्ट लीडर एक डिसीजन लेने वाले हैं, तो मैंने एक लड़की को बुलाकर टेस्ट करने का प्लान किया और उसका मरना मेरे लिए एक बुरा नतीजा नहीं होता। पर जूफेन एक रियल लूजर निकला क्योंकि वो खुद ही हर्ट हो गया और आखिर में उसे लेबर ऑफिस में भेज दिया गया। तो मुझे मजबूरन इन नया स्कीम का सहारा लेना पड़ा। और अब जब यूलिंग और केलंग ह्यूमर के मुँह से जूफेन का नाम सुनती है तो घबरा के सोचती है, ये इतनी हिम्मत वाली कैसे हो गई? वो जूफेन को लूज़र कह रही है, लेकिन शायद उसको नहीं पता कि जूफेन कितना मजबूत है। इतना सोचने के बाद केलंग ह्यूमर से कहती है, ह्यूमर, आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों यहाँ से बिना तुम्हें मारे नहीं जाएंगे। तुम्हें इस सेक्ट में सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ये कहकर यूलिंग और यूलिंग बहुत तेज
मेयर को हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो लोग मेयर के पास पहुंचते हैं उसी वक्त उनके पास वाला दीवार अचानक टूट गई और उनके से एक आदमी निकलकर यूलिंग को ज़ोर से सीने पर लात मारी। उसी समय उसी आदमी ने यूलिंग के भी पेट पर ज़ोर से वार किया, जिस वजह से दोनों ही पीछे गिर गए। जो आदमी उन पर वार कर रहा था उसे देखकर यूलिंग और यूलिंग दोनों चौंक जाते हैं और कहते हैं ये क्या। वो दूसरा सीनियर ब्रदर लीजू था और लीजू उन दोनों से कहता है तुम दोनों लेबर ऑफिस में इतने सालों से काम करते हुए भी काफ़ी स्ट्रांग हो। मैं जो कि एक 5th लेयर का रेड स्टेज कल्टिवेटेड हूँ, तुमने उसे रोक दिया। और दूसरी तरफ केलोंग लीजू को देखकर चीख कर कहता है लीजू क्या तुम भी इस ग्रुप में शामिल होने वाले हो। लीजू जो अब इवल हो चुका है और कहता है मुझे तुम्हारी बात की कोई भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर तुम मेरी जूनियर सिस्टर यूमेर को ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मुझसे पहले पार करना पड़ेगा। इतना कहने के बाद लीजू हुमेर से कहती है जूनियर सिस्टर हुमेर तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें इन लोगों के साथ समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर हुमेर और लीजू बहुत तेज़ वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें वहाँ से जाते हुए देखकर यूलिंग और केलोंग जल्दी से उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर से 2 चेन उनकी तरफ आते हुए उन्हें पकड़ लेते हैं और वही रोक देते हैं। चेन्स उन्हें नीचे ज़मीन पर फेंक देती है और उसके साथ ही हमें आसमान में 4 डिमोंस को देखते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि जूफेन के 4 डिमोंस होते हैं। रेड डिमोंस उन दोनों से कहता है अभी हमें खबर मिली है किसी ने हमारे स्टीवर्ट जू पर हमला किया है और जिसकी वजह से हम यहाँ पे चेक करने आए हैं और हमें घूमते हुए तुम दोनों दिखाई दिए। तुम बताओ क्या तुम दोनों स्टीवर्ट जू पर हमला किए हो। क्विलेंग 4 डिमोंस को देखकर घबरा जाते हैं और उनसे पूछता है स्टीवर्ट जू कौन है और तुम 4 कौन हो, तुम लोग लेबर ऑफिस में क्या कर रहे हो। ये सुनकर 4 डिमोंस की आंखें लाल हो जाती है और उन दोनों से घूरने लगती है। रेड डिमोंस गुस्से में अपने दांत पीसकर कहता है हमारा नाम पूरे सेक्ट में मशहूर है, लोग हमें डिमोन सेक्ट का क्वार्टर का नाम से जानते हैं, लेकिन तुम फिर भी हिम्मत करते हो ये कहने की तुम हमें नहीं जानते, तुम्हें 1000 बार काटना चाहिए। ये कह के वो 4 डिमोंस अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करते हैं और उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहीं पर हमारा एपिसोड पूरी तरह से एंड हो जाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बाय बाय गाइस।